गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हमने राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसको कई प्रकार की शक्तियां दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं। कार्यपालिका शक्ति, एक एक को एक्सप्लेनेशन करके पढ़ते हैं। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, इस वजह से उसको काफी सारी शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति कई शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर करता है और कई शक्ति ऐसे दी गई है जिनको वह स्वविवेक के आधार पर उनका प्रयोग करता है। तो इसमें देखते हैं कार्यपालिका में नियुक्ति संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति कई प्रकार के पद होते हैं, उन पर उनको नियुक्त करता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना, अनुसूचित जाति जनजाति के आयुक्त नियुक्त करना, चुनाव आयुक्त नियुक्त करना और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति प्रदान करना। इस प्रकार के राष्ट्रपति को कई प्रकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति करना, राष्ट्रीय मानवाधिकार, चुनाव आयुक्त, पिछड़ा आयोग, आदि कई प्रकार के ऐसे पद हैं जिनके राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। फिर उसके बाद में दूसरी शक्ति देखते हैं हम, विधायी शक्ति। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें वह है संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्रावसान करता है और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति संसद को भंग भी कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वह प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को भंग करता है। फिर आता है अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बताती है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है लोकसभा का, जिसमें वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जब संसद के द्वारा कोई साधारण विधेयक या वित्त विधेयक दोनों सदनों के मध्य यदि किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, जो वह है 1961 में बुलाया था एक बार 1978 में और एक बार 2002 में। ये दहेज निरोधक अधिनियम है, दहेज संबंधित है, और ये दूसरा बैंकिंग संबंधित है।
तीसरा है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान की गई है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति जब राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था में काफी गड़बड़ी चल रही है एवं देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है, तो वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति को कई प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है, जिसमें वह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के अंदर तो सर्वोच्च न्यायालय के एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अनुच्छेद 217 के अनुसार अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिसमें अनुच्छेद 72 समाज संबंधी शक्तियां दी गई है। समाज संबंधी अनुच्छेद 143 में उसको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी प्रकार के संवैधानिक महत्व में परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, वह अनुच्छेद 217 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है, जिसमें वह किसी व्यक्ति को फांसी की सजा को वह कारावास की सजा में बदल सकता है। यह इसको एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है, यह उसकी सजा को कम भी कर सकता है। अनुच्छेद 143 यह बताता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी संवैधानिक महत्व या संवैधानिक विषय पर उस पर सलाह ले सकता है, लेकिन यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श को वह मानेगी। इस प्रकार फिर उसके बाद में आती है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना। संवैधानिक प्रमुख इसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं को कमांडर होता है, अर्थात तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। फिर उसके बाद में आता है निलंबनकारी शक्ति व वीटो शक्ति। राष्ट्रपति को एक विशेष प्रकार की निलंबनकारी शक्ति भी दी गई है, जिसमें वह संसद में साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के संबंध में
यदि कोई प्रस्ताव आता है तो उसके संबंध में उसको विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। संसद के द्वारा पारित कोई भी साधारण विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उसको सुरक्षित रख सकता है एवं राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की निलंबनकारी शक्ति है। और उसके बाद में आता है वीटो शक्ति। यदि कोई भी साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है एवं उसके पास राष्ट्रपति कोई भी कानून पर कोई भी विधेयक पर यदि दस्तखत करता है जब भी वह कानून बनता है। राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक आता है और उसके बाद में वह उस पर दस्तखत नहीं करता है तो वह विधेयक उसके पास सुरक्षित रह जाता है। यदि 10 दिन के अंदर वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह उसको सुरक्षित रखा माना जाएगा, अर्थात वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा। यह 1986 में डाक संबंधित 1986 में डाक संबंधित एक विधेयक था जिसको सुरक्षित रख लिया गया। ज्ञानी जेल सिंह ने सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। फिर इसको एक बार साफ कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है कूटनीति शक्ति। कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसको कई प्रकार की कूटनीतियां शक्ति भी प्रदान की गई है, जिसमें वह किसी युद्ध की घोषणा करना अर्थात शांति की घोषणा करना, विदेशों से समझौते स्थापित करना आदि कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। युद्ध की घोषणा करना, युद्ध व शांति की घोषणा करना, अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना, विदेशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। इस प्रकार से राष्ट्रपति को युद्ध व शांति की घोषणा करना व कई प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करना, ऐसी कई प्रकार की कूटनीतिक शक्तियां दी गई है, जैसे विदेश मंत्री नियुक्त करना आदि कई प्रकार की राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आपातकालीन शक्तियां। यहाँ एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। आपातकालीन शक्तियों में से एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, वैसे तो अनेकों तो सारी शक्तियां महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। राष्ट्रपति को एक आपातकालीन संबंधी विशेष शक्तियां दी गई है, जिसमें वह अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन संबंधी शक्तियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 352 ये बताता है कि राष्ट्रपति युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आदि की घोषणा करता है। किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र स्थान पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति युद्ध व सशस्त्र विद्रोह की घोषणा करता है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में।
यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और वहां की शासन व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और वह तमाम शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति के अंडर में आ जाते हैं और राष्ट्रपतियों की शक्ति के अधीन ही वहां की शासन व्यवस्था चलती है। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश की अर्थव्यवस्था यदि डगमगा जाती है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को यदि खतरा होता है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक हमारे भारत में नहीं की गई है। तो हमने आज राष्ट्रपति संबंधी तमाम बातें एवं तमाम शक्तियों को समझा है। तो उम्मीद है कि आपको राष्ट्रपति संबंधी शक्तियां समझ में आई होगी।